राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की कहानी है बहू जो भुगतना है इसी धरती पर ही तो भुगतना है। बहू अजर अमर तो तुम्हारे माता पिता भी नहीं हुए हैं। आज तो तुम व्यवहार मेरे साथ कर रही हो, कल वही व्यवहार अगर तुम्हारे माता पिता के साथ हो तब तुम्हें पता चलेगा। शरीर का भला क्या ही गुमान करना। जमुना जी अपनी बहू सुहासिनी से बोली, अम्मा जी, मेरे माता पिता की किस्मत आपकी तरह नहीं है और ना ही वो लोग आपके जैसे हैं। आज भी वो लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं। अरे वैसे भी एक नहीं दो-दो श्रवण कुमार हैं उनके। वो सब कुछ सँभाल लेंगे, पर आप तो बस अपनी चिंता करो। सुहासिनी ने कहा, श्रवण कुमार तो मेरा भी बेटा था, पर वो भी क्या से क्या बन गया। जमुना जी ने धीरे से कहा, पर शायद उनकी यह बात सुहासिनी को सुनाई ही नहीं दी, इसलिए उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। नहीं तो इसी बात पर आज अच्छा खासा हंगामा घर में खड़ा कर देती। पर यह बात उनके बेटे सुरेश ने ज़रूर सुन ली थी, पर अपनी बीवी के सामने बोलने की उसकी हिम्मत भी नहीं थी। इसलिए चुपचाप से नज़रें नीचे करके वह वहाँ से उठकर चला गया। जमुना जी बस उसे उठकर जाते हुए देखती रही। जमुना जी जिन्हें सब लोग अम्मा जी कहते थे, सुरेश की माँ और सुहासिनी की सासू माँ थी। कहने को तो उनकी उम्र 65 साल की थी, पर चेहरे पर उनके काफ़ी झुर्रियाँ आ चुकी थी, बालों में चांदी छा चुकी थी, कमर झुकने लगी थी, उम्र से पहले ही बूढ़ी होने लगी थी वह, या यूँ कहें कि वक़्त ने उम्र से पहले ही उन्हें बूढ़ा कर दिया था। जवानी में सास चाहे जैसे ताने सुनाती थी, परेशान करती थी, खाने-पीने में भी रोक-टोक करती थी और अब बुढ़ापे में बहू चाहे जैसे सुनाती है। जवानी तो फिर भी जैसे-तैसे करके कट गई, लेकिन बुढ़ापे में अब परेशानी हो रही थी। सुहासिनी के कोई रिश्तेदार, मेहमान या फिर सहेलियाँ अगर घर पर आ जाएँ, तो वो जमुना जी को बाहर तक नहीं निकलने देती थी। एक जमुना जी ही तो थी इस घर में जो कि उसके स्टैंडर्ड मकान में मैच नहीं खाती थी। पति अफ़सर, नया बंगला, नई गाड़ी, सब कुछ नया था, पर सास ऐसी पुरानी-सी थी, झुकी हुई कमर की और झुर्रीदार चेहरे वाली। सुहासिनी तो हमेशा से ही उनसे चिढ़ी रहती थी, उन्हें वो अपनी नज़रों के सामने बर्दाश्त ही नहीं कर पाती थी। ऊपर से उसे ऐसे देखकर उसके बेटे-बेटी भी यही सब सीख रहे थे। वो तक अपनी दादी के पास आना पसंद नहीं करते थे। वैसे देखा जाए तो इस घर में कोई भी कमी नहीं थी, बस कमी थी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ संस्कारों की। जमुना जी का एक ही बेटा था, जिसका नाम सुरेश था, जो भी अच्छी खासी सरकारी नौकरी करता था। पैसे-टके की कोई भी कमी नहीं थी, छोटा-सा ही परिवार था। जमुना जी घर में सबसे बड़ी, फिर उनका बेटा सुरेश, उसकी पत्नी सुहासिनी और 8 साल के जुड़वा पोते-पोती ईशान और ऋषिका। दोनों बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते थे, अच्छी कोचिंग में भी जाते थे, लेकिन सुहासिनी को तो जमुना जी शुरू से ही बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनके साथ उसका व्यवहार भी सही नहीं था। वो तो शादी के लिए भी हाँ नहीं करती। ये तो सुरेश की सरकारी नौकरी थी और ऊपर से इकलौता। इस कारण से उसने शादी के लिए हाँ की थी। पहले तो फिर भी वो अपने घर पर अपने किसी दोस्त और रिश्तेदारों को बुलाना पसंद नहीं करती थी। कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना सा ही था कि वो जमुना जी को सामने लाना ही नहीं चाहती थी कि कहीं उसके दोस्त उन्हें देखकर उसका मज़ाक ना उड़ाएँ। लेकिन शादी के इतने साल के बाद तो दोस्त तो उसके घर आने के लिए ज़िद करते ही हैं। इसलिए वो ज़िद करके जब उसके घर आने लगे, तो जमुना जी का अपने ही घर में निकलना दुश्वार हो गया था। सुहासिनी ने उनको सख्त हिदायत दे रखी थी कि जब भी उसके कोई दोस्त घर पर आएँ या कोई भी मेहमान घर पर आए, तो वो अपने कमरे से बाहर भी ना निकले। अब जमुना जी की तबीयत खराब रहती थी, उन्हें समय पर दवाइयाँ भी चाहिए होती थी। जब आज पता चला कि सुहासिनी की कुछ सहेलियाँ घर पर उनसे मिलने के लिए आई हुई हैं, तो सुहासिनी ने पहले ही उन्हें मना कर दिया, "अम्मा जी, आज मेरी सहेलियाँ आने वाली हैं, इसलिए आपको जो भी चाहिए, वो पहले ही अपने कमरे में रख लेना। उन लोगों के सामने बाहर आने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है
और एक ज़रा-सा भी आपकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए बाहर। दिन भर देखो तो बस बुढ़िया की तरह खाँसती रहती हो। बहू मुझे बहुत तेज़ से खाँसी आती है। आखिर खाँसना कैसे बंद कर सकती हूँ मैं? जमुना जी ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं पता है। बस मुझे आपकी आवाज़ बाहर नहीं सुनाई देनी चाहिए। सुहासिनी ने कहा और इतना कहकर दरवाज़ा बंद करके उनके कमरे से बाहर आ गई। आखिर कुछ देर के बाद सुहासिनी की सहेलियां भी घर पर आ गई। बाहर पार्टी का दौर चल रहा था। नाश्ता वगैरह सब कुछ बाहर से ही मंगाया गया था, जो कि घर में काम करने वाली नीतू सबको परोस रही थी। तभी उसकी एक सहेली ने पूछा, सुहासिनी, तुम घर में अकेली ही हो क्या? कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ यार, बच्चे स्कूल गए हैं, पति ऑफिस में हैं और मैं यहाँ घर पर। यार, मैंने तो सुना है कि तेरी सास भी है, वो कहाँ पर हैं? कभी हमें भी तो मिला दे उनसे। तेरी शादी के इतने सालों में भी एक बार भी नहीं मिले हैं हम लोग उनसे। उसकी एक सहेली ने अचानक से कहा, अरे मम्मी जी तो घर पर नहीं है, वो तो अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करने के लिए बाहर बाजार गई हुई हैं। सुहासिनी ने ये कहकर बात को वहीं पर टाल दिया। इधर जमुना जी अपनी खांसी पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। अगर उन्हें खांसी आ भी रही थी, तो वो तकिए में मुंह दबाकर खांस रही थी, ताकि उनकी आवाज बाहर ना जा सके। पर आखिर कब तक? एक तो उम्र थी, ऊपर से उनकी इतनी तेज की खांसी। वो मेज पर से अपनी दवाई लेने के लिए उठी। अभी मेज तक पहुंची ही थी कि उनको खांसी चलने लगी। इधर सुहासिनी और उसकी सहेलियों के गेम का दौर चल ही रहा था कि इतने में ही अंदर से जमुना जी के खांसने की आवाज आ गई। सुहासिनी की सहेलियां गेम खेलते खेलते वहीं रुक गई। अरे, अंदर कोई है क्या? ये सुनकर सुहासिनी सकपका सी गई। हे भगवान! अब क्या बहाना करूं मैं? ये औरत भी ना कभी नहीं सुधरेगी। इसने जिंदगी मेरी नर्क बनाकर रख दी है। सुहासिनी मन ही मन सोचने लगी, पर फिर भी उसने बात को संभालते हुए कहा, नहीं नहीं, कोई भी तो नहीं है अंदर। तुम्हें कोई ना कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं यार, अंदर से बहुत जोर से खांसने की आवाज आ रही है, जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग खांस रहा हो। अरे, वो तो अंदर हमारी दूसरी नौकरानी है जमुना, बुजुर्ग है ना, इसलिए बुढ़ापे में खांसती रहती है। पर उसे काम की जरूरत थी, बुढ़ापे में उसकी मदद हो जाएगी, इसलिए उसे काम दे रखा है। सहेलियों को ना मानते देखकर सुहासिनी ने ऐसा बहाना बनाया। अरे यार, मदद तो अपनी जगह पर है, पर फिर भी इतने बुजुर्ग इंसान को काम पर नहीं रखना चाहिए था। ऊपर से इतना खांस रही है, बच्चों को अगर इन्फेक्शन हो गया तो ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। अभी तो तुम लोग पार्टी एंजॉय करो ना। कहाँ बात को लेकर बैठ गई हो? सुहासिनी ने कहा। उसकी बात सुनकर सहेलियां अपने अपने खेल में मगन हो गई। पर सुहासिनी को बहुत जोरों का गुस्सा आया। सभी सहेलियों के जाने के बाद वो तमतमाती हुई जमुना जी के कमरे में आई और उन्हें चिल्लाना शुरू कर दिया। अम्मा जी, मैंने कहा था ना आपको कि आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आनी चाहिए बाहर, फिर भी आप जोर-जोर से खांस रही थी। आप तो जानबूझकर ऐसी हरकतें करती हैं, जिससे मुझे दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़े। बहू, मैं कोई जानबूझकर नहीं कर रही थी। अब मेरी खांसी रुक ही नहीं रही थी, तो इसमें भला मैं क्या करूं? बस बहुत हो गया है आपका, अब तो आपका बंदोबस्त कहीं और ही करना पड़ेगा। मैं और नहीं रख सकती हूँ आपको अपने पास। उसी के बाद जमुना जी से उसकी इतनी बहस हुई थी। आखिर जब सुरेश घर पर आया, तब सुहासिनी ने जमुना जी का बंदोबस्त कहीं और पर करने के लिए कहा। आखिर सुरेश जमुना जी को कहाँ छोड़ता, इकलौता बेटा था वह उनका। पर सुहासिनी तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। तब सुरेश ने उससे कहा, देखो, मैं एक सरकारी अफसर हूँ। अगर ये बात बाहर पता चल गई कि मैं अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ कर आया हूँ, तो मेरी कोई भी इज्जत नहीं रह जाएगी। उल्टा लोग हम ही पर हंसेंगे और बोलेंगे कि अपनी माँ को ही नहीं रख पा रहा है। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, पर ये मेरी नज़रों के सामने बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मुझे और मेरे बच्चों को इनसे दूर ही रखो। इसके बाद सुरेश ने घर में ऊपर की तरफ यमुना जी के लिए एक कमरा बनवा दिया, जिसमें जमुना जी रहती थी। साथ ही साथ एक नौकर भी रख दिया, जो कि उनकी देखभाल किया करता था।
सुरेश हर रोज सुबह और शाम 5 मिनट के लिए ही सही पर अपनी माँ के पास जरूर आता था। पर इस सब के बाद भी जमुना जी ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक ही रह पाई। उसके बाद वो दुनिया से कूच कर गई। आज जमुना जी को भी दुनिया से गए हुए 5 साल हो चुके हैं। इधर सुहासिनी के दोनों भाइयों का भी विवाह हो गया था। उसके पापा भी अब इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन अब उसका आलम ये है कि उसकी मम्मी की सेवा के लिए कोई भी नहीं है। भाभीयों ने तो मम्मी को रखने से साफ ही साफ इनकार कर दिया। तब सुहासिनी अपनी मम्मी को लेकर अपने घर पर आई थी। लेकिन अब सुहासिनी के बच्चे भी तो बड़े हो चुके थे। जिन बच्चों ने दादी का ही तिरस्कार करते हुए देखा हो, वो भला अपनी नानी को क्या ही सम्मान देते। किशोरावस्था की ओर बढ़ते हुए बच्चों को अब नानी की झुर्रियों से भी समस्या थी। अगर उनका कोई भी फ्रेंड उनसे मिलने के लिए उनके घर पर आ जाए और उस जगह पर उनकी नानी बैठी हुई हो, तो वो अपने फ्रेंड्स के सामने अजीब-सा महसूस करते थे और इस कारण से कई बार झल्ला भी पड़ते थे। अब सुहासिनी उन लोगों को कुछ भी कहती थी, तो घर का माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता था। पर बढ़ते हुए बच्चे इस चीज़ को मानते ही नहीं थे। उसने इस बारे में जब सुरेश से बात की, तो सुरेश ने कहा, देखो, अब इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब तुम ही नहीं समझना चाहती थी, तो तुम भला अपने बच्चों से कैसे उम्मीद कर सकती हो? जो तुमने उन्हें सिखाया है, उन्होंने भी वही सीखा है। अब तुम बदलने की कोशिश कर रही हो, तो भला वे कैसे बदलेंगे? तुम्हें अपनी मम्मी को रखना है तो तुम शौक से रखो। ऊपर अम्मा का कमरा है, उसी में वो रह जाएँगी और चाहो तो उनके लिए नौकर रख लेना। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पर मेरी मम्मी उस कमरे में अकेले कैसे रहेंगी? सुहासिनी ने कहा, जैसे मेरी अम्मा रहा करती थी। और फ़िक्र मत करो, बच्चों को जैसे संस्कार दिए हैं हमने, शायद एक दिन हमें भी उसी कमरे में रहना पड़ेगा। इसलिए भविष्य के लिए खुद को भी तैयार कर लो। आखिर जब ये बात सुरेश ने कही, तो सुहासिनी कुछ भी नहीं कह पाई। फिलहाल तो उसने अपनी मम्मी को उसी कमरे में रखा, साथ ही साथ एक नौकर भी रख दिया। अब सुहासिनी रोज सुबह-शाम अपनी मम्मी के पास कुछ देर रुकने के लिए ज़रूर जाती थी। सच ही तो कहा है किसी ने, आखिर वक्त का पहिया है, जो भी कुछ भुगतना है, इसी धरती पर ही तो भुगतना है। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।